अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में या पिछले एपिसोड में हमने आपको ये बताया था कि कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक्चुअली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन सिर्फ ऐलान करना बाकी रह गया है। और अगर हम ये बात भी कह लें कि अगर चलें पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, लेकिन हालात इतने शदीद ज़रूर हैं या इतने गंभीर ज़रूर हैं कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट का रिस्क ज़रूर मौजूद है। अब एक्चुअली डिफ़ॉल्ट होता क्या है? डिफ़ॉल्ट होता ये है कि जिस वक़्त गवर्नमेंट आपकी ऑफ़िशियली अनाउंस करती है कि अब हम आपको आपकी जो पेमेंट्स हैं वो वापस नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने इंपोर्ट्स की जो पेमेंट करनी है वो आपने वापस नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, या आपने जो डेट लिया हुआ है वो डेट की पेमेंट्स हम वापस नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। यानी कि एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों चीज़ें इसमें आ रही होती हैं कि हम आपको वापस नहीं करेंगे या डेट सर्विसिंग वापस नहीं करेंगे, डेट सर्विसिंग के जो पैसे हम वो वापस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अब ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, हम तकरीबन पिछले कोई 60 सालों में कोई 22-23 दफ़ा हम IMF के पास पहुँचे हैं। तो IMF के पास जाने का मतलब क्या है? IMF के पास जाने का मतलब ये है कि हम आपके पास कहीं से पैसे नहीं आ रहे अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, आपके पास कहीं से डॉलर्स नहीं आ रहे अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। आप ना एक्सपोर्ट से पैसे कमा रहे हैं, ना आप को कोई बाहर से कोई लोन दे रहा है, ना आपको कहीं से और जगह से कोई पैसे आ रहे हैं, ना आपको कोई और बाहर का बड़ा बैंक पैसे दे रहा है, ना आपके बॉन्ड्स बिक रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ना आपको कोई ऐसा इदारा है जैसे कि पेरिस क्लब है या लंदन क्लब है या कोई और ऐसी जगह है जहाँ से आपको कोई पैसे मिलने हो। तो वहाँ से अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो फिर आप किसके पास जाएंगे? आप लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास जाएंगे, जो कि IMF है। तो एक्चुअली आप उस वक्त आपके तमाम रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके होते हैं, डिप्लीट हो चुके होते हैं, तमाम ऑप्शन आप यूज़ कर चुके होते हैं। तो वो आपका बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होता है IMF के पास। यानी कि अगर IMF आज इनकार कर देता है तो आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो ये काम हम कोई 23 दफ़ा कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली हम कोई आज से पिछले कुछ 60 सालों में 65 सालों में हम कोई 23 दफ़ा पहुँचे हैं डिफ़ॉल्ट के करीब। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई नई सूरत हाल नहीं है हमारे लिए। और हम अगर अपने रीजन में देख लें तो हम शायद हाईएस्ट हैं, और हमारे बाद श्रीलंका था कि जो 16 दफ़ा IMF के पास गया है, और फिर उसके बाद फिलिपाइन और बाकी कंट्रीज हैं, और बाकी तो इतनी दफ़ा को गए ही नहीं है। तो मतलब अब हमें, तो इसका मतलब ये है कि कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस दफ़ा ये बात ज़्यादा डिस्कस इसलिए हो रही है कि इस दफ़ा के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मतलब हमारी इससे पहले की जो पेमेंट्स होती थी वो 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन डॉलर होता था। हाईएस्ट जो अमाउंट रहा है वो 7 बिलियन डॉलर का रहा है। लेकिन इस दफ़ा हमने जो पेमेंट्स की जो हमारे वो जो शेड्यूल जो आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे भी सुन रहे होंगे और मुख्तलिफ लोग जगहों से भी आपको पता लग रहे होंगे, वो 22 बिलियन डॉलर है। और ये बहुत बड़ी बात है। एक तो ये वजह है कि ये इस दफ़ा हमें ज़रा ज़्यादा परेशानी है। दूसरी वजह यह है कि आपकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके हालात ठीक नहीं हैं। आप एक तो पोस्ट कोविड सिनेरियो में चल रहे हैं। दुनिया में एक आलमी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, दुनिया के अपने फाइनेंशियल क्रंच मौजूद हैं, कमोडिटी प्राइसेस बहुत हाइक हो चुकी हैं, और बहुत सारे हालात हैं कि लोगों को अपनी इकॉनमी की पड़ी हुई है, और हम उसमें एक ज़्यादा परेशान कौन सूरत हाल में हम भी मौजूद हैं, और बीच में एक यूक्रेन रशिया वार भी चल रही है। और तीसरी बात जो हमें ज़्यादा जो हिट कर रही है वो है हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यानी कि मतलब कि इस वक्त जो हमें एक बड़ा मैसिव किस्म का एक मैसेज देना चाहिए था दुनिया को अपने इकॉनमी के बारे में, या इकॉनमी को रिफॉर्म करने के बारे में, या डोमेस्टिक इन्वेस्टर को या लोगों को, तो गवर्नमेंट को वो फ्री हैंड नहीं मिल रहा वो मैसेज देने के लिए। तो ये 3-4 चीज़ों ने मिलके इस दफ़ा के, एक तो अमाउंट ऑफ पेमेंट बहुत बड़ा है, दूसरा दुनिया के आलमी हालात, और तीसरा हमारी अपनी डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से इसने इस मसले को और बहुत गंभीर बना दिया है। तो इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा दफ़ा डिस्कस हो रही है, और बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि अगर हम डिफ़ॉल्ट कर गए तो क्या होगा। तो लेकिन अभी तक हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं या कर नहीं सकते। लेकिन आज की इस एपिसोड का जो बड़ा मकसद था वो ये था कि आपको बताया जाए कि डिफ़ॉल्ट अगर कर जाते हैं तो क्या होगा, या डिफ़ॉल्ट से एक लम्हा पहले क्या हो सकता है। एक लम्हा पहले तो ये हो सकता है जी हम इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दें।
हम डिफ़ॉल्ट करने से पहले वाला जो हम अगर जो एक कोई अगर आप अगर कोई एक बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं तो इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दें। इकोनॉमिक इमरजेंसी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक इमरजेंसी का मतलब ये है कि आपको बड़े कोई सख्त किस्म के मेजर्स लेते हैं कि जिसकी वजह से ये पता लग सके, जिसकी वजह से हो सके कि जिस तरह से आपने जिससे आप उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं उसकी इकोनॉमिक इमरजेंसी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक इमरजेंसी का मतलब ये है इमरजेंसी। ओके, इमरजेंसी का मतलब क्या है या इकोनॉमिक इमरजेंसी का मतलब क्या है? इमरजेंसी का मतलब यह है कि आपको इतने शदीद किस्म के मेजर लेते हैं कि आप उस मसले में से बाहर निकल के आ सकें। मिसाल के तौर पे आप जिस तरह हमने कोविड के दिनों में किया था कि हमने एक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की थी, तो हमने क्या किया था कि हमने बिल्कुल पूरा मुल्क में लॉकडाउन कर दिया था कि कोई बंदा किसी बंदे से हाथ तक नहीं मिलाएगा। ये एक इमरजेंसी सूरत हाल थी और बड़ी शदीद किस्म की इमरजेंसी की सूरत हाल थी। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक इमरजेंसी का मतलब ये हुआ कि हमने वो तमाम काम करने हैं कि जिसकी वजह से जो इस वक्त क्राइसिस बना पड़ा है उस क्राइसिस से कैसे निकला जाएगा। तो हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो हमारा एक्सटर्नल साइड का मसला है, हमारे डॉलर्स का मसला है। तो हम हर वो कदम उठाएंगे जिसकी वजह से हमें डॉलर्स हमारे कम से कम खर्च हो सकें। यानी कि हम इंपोर्ट पे हम बैन कर चुके हैं या कर रहे हैं, कुछ ऑफिशियल बैन है और कुछ अनऑफिशियल बैन है। हम ऑयल की राशनिंग कर सकते हैं कि हम लोगों को ये कह सकते हैं कि तुम्हें 100 लीटर से ज़्यादा ऑयल नहीं मिलेगा। जिस तरह पुराने ज़माने में 1980 में या 1975-80 में जिस तरह आटे की राशनिंग होती थी, इस तरह से हम ऑयल राशनिंग कर सकते हैं, राशन कार्ड इशू कर सकते हैं कि जी इस CNIC नंबर के ऊपर अगर आपके पास होगा तो हम आपको 50 लीटर ऑयल देंगे या 100 लीटर ऑयल देंगे हफ्ते में या महीने में, जो भी हम जो बात कर लें। या इसी तरह की और कोई बड़ी बड़ी सूरत हाल हो सकती है कि जिसकी वजह से डॉलर्स का खर्च कम से कम हो जाए ताकि मुल्क में डॉलर्स की ज़रूरत न रहे या कम से कम हो जाए। तो इसे इकोनॉमिक इमरजेंसी कहेंगे कि हमने एक्सटर्नल सेक्टर का बहरान को हल करने के लिए हमने कोई ऐसा सूरत हाल अपना ली है कि जिसकी वजह से हमें डॉलर खर्च करना नहीं पड़ रहा है। इससे भी अगर मसला सेटल नहीं होता है तो फिर हमें खुदा न खास्ता गवर्नमेंट इस तरफ जा सकती है कि गवर्नमेंट ये कह सकती है कि जी नाउ ऑफिशियली वी आर गोइंग टू डिफॉल्ट। अगर जिस दिन ये वो अनाउंस करेगी तो उस दिन क्या होगा? उस दिन ये होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि जिसके आपने पैसे देने हैं वो आप उसके पैसे नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि वो आपको चीज़ भी नहीं देगा। मिसाल के तौर पे वो हमें जो चीज़ बाहर से आ रही है, ऑयल आ रहा है तो हमें ऑयल नहीं मिलेगा, हमें मेडिसिन बाहर से नहीं मिलेंगी, हमें बाहर से हम पेपर इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, हम बाहर से और कोई ऐसी मशीनरी इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे जो बाहर से आ रही है। सादा सा मतलब यह है कि जो चीज़ डॉलरों में आ रही है बाहर से वो हमें अब नहीं मिलेगी जब तक हमारे पास डॉलर्स नहीं है। हमें कोई डेट नहीं देगा क्योंकि हमने उनका पहला ही डेट वापस नहीं किया है, तो हमें ना हमारा कोई बॉन्ड खरीदेगा ना हमें कोई और किसी तरीके से कोई डेट देगा। तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन में मौजूद हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि जिसकी वजह से कि हमारी इकॉनमी में जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी। और हमारी इकॉनमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि हमारी इकॉनमी कंजम्पशन बेस्ड है। कंजम्पशन बेस्ड का मतलब यह है कि हमारी इकॉनमी 90-92% कंजम्पशन बेस्ड है और हमारा सिर्फ 8% ऑफ द GDP एक्सपोर्ट से आ रहा है। जो हमारे बाकी कंट्रीज़ हैं, जो बाकी हमारे जो साथ के कंट्री हैं, मतलब इंडिया है, चाइना है, वियतनाम है, बाकी बांग्लादेश है, उनकी ये रेशो 20%, 15%, 20%, 40% और 25% तकरीबन आगे पीछे है। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मतलब एक रफ में नंबर आपको दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पैदा नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से आएगा? इंपोर्ट करेंगे। अगर हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, डॉलर्स नहीं है तो इंपोर्ट नहीं होगा। अगर इंपोर्ट नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहली गो में हमारी इकॉनमी का ओवरऑल कंजम्पशन गिरेगा। जब कंजम्पशन गिरेगा तो इसका मतलब ये है कि अब जो चीज़ें मैं ख़रीदूँगा ही नहीं तो वो सारी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ, होटल इंडस्ट्री या बाकी जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता क्लोज डाउन होना शुरू होंगे, बंद होंगे या शट डाउन होंगे। ये जब शट डाउन होना शुरू होंगे तो एक मैसिव लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी और उसके साथ एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल होगी। लोग पैसे बचाएंगे तो एक इकॉनमी में एक पूरी मिजरी की सूरत हाल पैदा होगी अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। अच्छा, अब अगर डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो फिर क्या होगा? मज़ीद क्या होगा? मज़ीद क्या होगा कि ये अगर मिजरी प्रोलॉन्ग हो जाती है तो उसके बाद या तो ये होगा कि हम इसी तरह से इसी मिजरी में रहेंगे, या अगर कोई दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को रहम आता है तो वो दोबारा फिर हमें अप्रोच करेंगे, अच्छा इसको इस मिजरी में से निकालना है। तो हो सकता है कि हमारे वो डेट रोल ओवर करें, रीस्ट्रक्चर करें
चीज़ों को और तरफ लेके आएँ, दोबारा से एक रीनेगोशिएशन शुरू होगी, हम एक नए इकोनॉमिक प्लान के साथ आएंगे और वो इकोनॉमिक प्लान शायद वाली बातें हैं, शायद हमें दोबारा नए सिरे से इकॉनमी को एक ऐसे रास्ते पे डाल दे कि जो हम ग्रोथ की तरफ जा सकें। जैसे कि पहले आपने देखा आपके श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट हुआ, 2-4 महीने उन्होंने बहुत ही मिजरी में गुजारे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो उन्होंने दोबारा IMF को अप्रोच करना शुरू किया या बाकी लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी वापस रास्ते पे आती चली जा रही है। या अर्जेंटीना ने एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट किया, 2 दफ़ा डिफ़ॉल्ट किया, तो उसके बाद वो दोबारा वापस अपनी लाइफ पे कैसे आए। तो डिफ़ॉल्ट होना एक एंड ऑफ लाइफ नहीं है, मतलब आपको डिफ़ॉल्ट जब आप हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे, साथ आहिस्ता आहिस्ता आप दोबारा एक बेहतर इकोनॉमिक प्लान के साथ अगर आते हैं तो आप दोबारा इकॉनमी दोबारा रिकवर कर भी सकती है और किया भी हुआ है इकॉनमीज़ ने रिकवर। लेकिन बात फिर वही है कि अगर आपके पास एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक प्लान होता या अगर आप बहुत अच्छा इकोनॉमिक प्लान बना सकते हैं तो आप ऐसी सूरत हाल में पहुँचे क्यों हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने कंटिन्यूसली 30-40 साल बहुत ज़्यादा दफ़ा मौके मिलने के बावजूद भी हमने कोई एक अच्छा इकोनॉमिक प्लान नहीं बनाया और हम इस हालत तक पहुँचे हैं। तो मुझे एक सीरियस डाउट है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट करेगी या डिफ़ॉल्ट अनाउंस करेगी, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में अभी तक मौजूद हैं और अगर जब तक आप IMF के प्रोग्राम में मौजूद हैं तो आप डिफ़ॉल्ट अनाउंस नहीं करते होते अमूमन। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मुझे सीरियसली मुझे ये डाउट है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट अनाउंस नहीं करेगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम IMF के प्रोग्राम में मौजूद हैं। जब तक आप IMF के प्रोग्राम में मौजूद होते हैं आपके साथ दुनिया खड़ी होती है, किसी न किसी तरह से वो आप उस डिफ़ॉल्ट से बच सकते हैं। इस वक्त आप बहुत सारे चैनल्स देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहे होंगे, वो इस डिस्कशन को इसलिए बहुत ज़्यादा तूल देते हैं कि वो समझ रहे हैं कि उन्होंने कुछ इस तरह से व्यूज़ बन सकते हैं, या एक हमारा एक कौम का मिजाज भी ऐसा है कि हम ज़रा नेगेटिव बात को बहुत उछाल के पेश करते हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। परेशानी ज़रूर है, फंसे हुए हैं, इकॉनमी ख़राब है और इकॉनमी ख़राब चलती रहेगी। लेकिन इस सूरत हाल में हमने ये सोचना है कि हम एक लंबे अरसे में या हम इस इकॉनमी को कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं इस इकॉनमी को ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ, आप इस इकॉनमी को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं और हमारे बड़े इस इकॉनमी को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये मुल्क ये सिर्फ मेरा नहीं है, आपका नहीं है, ये किसी इदारे का नहीं है, ये हम सब का मुल्क है। जब तक हम इसमें सब आपस में मिल के काम नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। और ये हम आपको किसी एपिसोड में ये ज़रूर बताएंगे कि इसको सिर्फ़ आर्मी या सिर्फ सियासतदान या सिर्फ इकोनॉमिस्ट या सिर्फ मईशतदान इसको ठीक नहीं करते होते इकॉनमी को, बल्कि इकॉनमी को एक माइंड सेट ठीक करता होता है। हमें उस माइंड सेट में जाना है कि हमने एक दफ़ा ठीक होना है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा कि हम आपको बताएंगे कि ये इकॉनमी माइंड सेट होता क्या है, बनता कैसे है या होता क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।